जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखें, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। पहला जो चैप्टर देखे, पॉलिटी क्रम वाइज चलाई जाएगी। यहाँ चैप्टर वाइज, ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसे बीच में से कोई टॉपिक नहीं है, आपको क्रम वाइज पढ़ाई जाएगी। अगर आप यहाँ बने रहते हैं तो पूरी पॉलिटी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। और उनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वो कराई जाएगी। यूपी में चाहे पुलिस में कोई भी एग्जाम हो, उसमें पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आज पॉलिटी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत एक लाइट तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। बस बैठ करके सुनते रहिए, पूरी वीडियो देखिए, बैठ करके सुनते रहिए, सारी चीजें ए टू जेड समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर, या जिसको उद्देशिका भी बोल देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसी भी डॉक्यूमेंट में क्यों लगाई जाती है, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही जानना होता है। फिर प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी दस्तावेज, प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी दस्तावेज या कानून के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य को बताने वाला एक परिचयात्मक कथन होता है। ये प्रस्तावना का मतलब है। और ये जो पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं, ये होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बेस्ट है। इससे बढ़िया आपको कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं। बहुत अच्छे से, बहुत संपन्न तरीके से पढ़ाऊंगा और क्रम वाइज पढ़ाऊंगा। प्रस्तावना में क्या होता है, देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं ना प्रस्तावना से, वो आपको यही याद करा दूंगा। यही केवल 5 से 10 मिनट में आपको पूरे याद हो जाएंगे। प्रस्तावना से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले कि हम भारत के लोग, सबसे पहले प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है कहां से होती है, हम भारत के लोग। मतलब भारत में जनता सर्वोपरि है, भारत में जनता ही इसको आत्मसमर्पित कर रही है संविधान को, तो इसलिए कहा गया कि हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो जितने भी वर्ड हैं, अभी थोड़ी देर में इनके सारे एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितने न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में, तो यहां दिखाया जाएगा कितने न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में। न्याय देखिए कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कौन कौन से हैं, अब मुझे बताइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्ति, और उसमें आता है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता एक विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। हुए ना? क्वेश्चन याद हो रहे हैं, अब तो नहीं भूलोगे। अब स्वतंत्रता जैसे कि अभिव्यक्ति, धर्म कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी में भी विश्वास रख सकते हैं। उपासना हम किसी की भी कर सकते हैं, हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता है कितने तरीके की? 5 तरीके की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं। कब आत्मसमर्पित कर रहे हैं भैया, ये बताइए कब कर रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन करते हैं? ये करते हैं भारत के लोग, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक दल नहीं, कोई एक समूह नहीं, भारत के लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये उद्देशिका है, भारत का संविधान, ये पूरी हमारे उद्देशिका भी बोल देते हैं। उद्देशिका क्यों बोलते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी जो संविधान सभा गठन होने वाला, तब उद्देशिका प्रस्ताव भेजा था ब्रिटिश सरकार को, तो उसी उद्देशिका के आधार पर ये हमारी प्रस्तावना बनाई गई है। इस प्रस्तावना में उसके जितने भी मूल चीजें हैं वो सारी प्रस्तावना में डाल दी गई थी, उद्देशिका के मूल चीजें। ठीक है, प्रस्तावना में डाल दी गई, तो ये सारी वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कि इनके जो भी वो आए थे ना, जो भी शब्द आए थे, उनके क्या क्या मतलब होते हैं। जैसे संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का आशय, ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
इनको याद रखिए और बस थोड़ा सा हो रहा है और आपकी पूरी प्रस्तावना खत्म और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। संप्रभुता का क्या मतलब है? संप्रभुता का आशय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। संप्रभुता का मतलब है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेता है। भैया समझ आ रही है बेटा? क्या कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेता है। जैसे पहले ब्रिटेन के हम अंडर थे तो हमारे सारे फैसले वो लेते थे, लेकिन अब जब हम अपना संविधान बना रहे हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, तो फिर भारत अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेता है। संप्रभुता का मतलब हुआ, ठीक है, किसका मतलब हुआ? संप्रभुता का मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी का आशय है कि भारत में आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित करना। भारत में आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित करना समाजवादी का मतलब यह होता है। अब आर्थिक न्याय पे आ जाइए कि आर्थिक न्याय से अभिप्राय देश के प्रत्येक नागरिक को भूख और अभाव से छुटकारा दिलाना है। क्या ऐसा होता है? क्या प्रत्येक नागरिक भूख और अभाव से छुटकारा उसको मिलता है? अपवाद भी होते हैं, ये अपवादों में से एक है कि प्रत्येक नागरिक को भूख और अभाव से छुटकारा दिलाना है। बहुत सारे लोग आज भी रात में सड़कों पर भूखे सोते हैं, आज भी भूख से लोग मरते हैं, आज भी उनके पास अभाव है। तो सब उस टाइप में। धर्मनिरपेक्ष का आशय हमारे देश में सभी धर्म समान है, ये बिल्कुल ठीक है, और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारे देश में सभी धर्म समान है और सरकार का समान उनको समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक का मतलब, इनको याद रखते जाइएगा, ये आपको भूलना नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का आशय है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा भाई उसके हाथ में सारी शक्ति हो गई या फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति दे दी गई। सारी शक्ति जो जनता के हाथ में, इसका मतलब यह है कि जनता ही चुनाव करके भेजती है हमारे राजा को, जनता ही चुनाव करती है, हर 5 साल में चुनाव करती है जनता, तो सारी शक्ति जनता के हाथ में है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं ना, कब? 26 जनवरी को। तो गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब यह है कि जो भी हमारे राष्ट्र का प्रमुख होगा, जैसे हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। हमारे राष्ट्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। तो उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा जनता के द्वारा चुनाव होगा और एक निश्चित समय के लिए उनका चुनाव होगा और ये कोई उनको विरासत में नहीं मिलेगी गद्दी, जैसे कि ब्रिटेन में होता है राजा महाराजाओं के विरासत में उनके जो बच्चे हैं वो फिर उस गद्दी को चलाते हैं। ऐसा नहीं होगा, मतलब जनता चुन करके भेजेगी एक सीमित समय के लिए, उसके बाद अगर वो चाहते हैं तो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कोई इनको उत्तराधिकारी नहीं दिया जाए कि अगर राष्ट्रपति एक बार बन गए तो उनके बेटे फिर राष्ट्रपति बनेंगे, फिर उनके बेटे राष्ट्रपति बनेंगे, उस तरीके से नहीं होगा। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है। अब समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, आपका पूरा कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे किसी ने राष्ट्रपति जी से पूछा कि क्या संविधान का अंग है प्रस्तावना, क्योंकि जब संविधान का अंग प्रस्तावना होगा तभी उसमें संशोधित किया जा सकता है 368 के अकॉर्डिंग। संविधान का अंग नहीं होगा तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति जी से सवाल पूछा गया तो राष्ट्रपति जी ने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे इसका उत्तर चाहा, उनसे सलाह ली। किसके अनुच्छेद? मैं एक बता दूं कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधिक मामले में। तो उन्होंने सलाह ली 143 के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे एक बात बताइए कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, ये था बेरूबरी संदर्भ सन 1960 में। क्या था? बेरूबरी संदर्भ था सन 1960 में। तो इसमें पूछा गया कि भाई बताइए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तब उस टाइम पे सीजेआई थे गजेंद्र धड़कर सीजेआई थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तब उन्होंने कहा कि देखिए ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना मेकर्स के दिमाग की कुंजी है।
ठीक है, और ये कुंजी ताले से अलग होती है, यानी कि प्रस्तावना मूल संविधान से अलग है, तो हम इसको संशोधित नहीं कर सकते। तो ऐसा इसको बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम भारत संघ आया 1973 में। कितने में? ये याद करने वाली चीजें हैं। बेरूबरी संदर्भ 1960 में, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावना मूल संविधान से अलग है, वो उसका अंग नहीं है। ठीक है, अब फिर आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में। इन्होंने बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हमसे हुआ वो गलत था, लेकिन असल में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो बेरूबरी संदर्भ हो गया 1960 में, एक 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ हो गया, जिसमें केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे गलती हुई और हम अब इसको सही करना चाहते हैं, और उन्होंने बताया कि संविधान का अंग प्रस्तावना है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई, अगर संविधान में संशोधन करोगे तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि शर्त यह है कि जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है ना, जो उसके जो मूल चीजें हैं उनमें गड़बड़ मत करना, उनमें संशोधन मत करना, उनमें चेंज मत करना, बाकी आप चेंज कर सकते हो, प्रस्तावना भी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर प्रस्तावना चेंज हो सकती है तो प्रस्तावना में कुछ कमियां हैं, हम उस कमियों को पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कमियों को पूरा करिए, लेकिन उसका मूल ढांचा वही होना चाहिए, मूल ढांचे में चेंज मत करना, उसका जो आशय है प्रस्तावना का वो चेंज मत करना। उसने कहा ठीक है जी, नहीं चेंज करेंगे। तब सरकार ने क्या काम किया? परंतु मूल ढांचा इसके इसी के आधार पर, हाँ, परंतु मूल ढांचा न बदले, इसका मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है जी, नहीं बदलेगा। तो फिर इसी के आधार पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1976 में, ये कब किया भैया? 1976 में। 1976 में उन्होंने कहा ठीक है भैया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। देखो याद रखने की ट्रिक, 42वां यानी कि 4+2 = 6। क्या? 4+2 = 6 है ना? 6 है ना? तो यानी कि 76वां, इसके साथ 6 जोड़ देने के 76वां, ये याद करने की ट्रिक है। 4+2 = 6, 76वां, यानी कि फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब 42वां संविधान संशोधन जो था भैया, वो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, सब लोगों को पता है। वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था क्योंकि उसमें इतने सारे संशोधन हुए 42वें संविधान संशोधन में कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलना जाने लगा। कब हुआ था ये? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 1900 आगे में सारे अनुच्छेद, सारे संविधान संशोधन, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? तो ये संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए भैया? शब्द जोड़े गए, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द पहले मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये 3 शब्द जोड़े गए। अब ये 3 शब्द जोड़ दिए भाई, चलो ठीक है। फिर इसी क्रम में एक चीज और हुई थी। एक चीज क्या हुई थी? एक मदन गोपाल केस हुआ था 1957 में। ये कब हुआ था? 1957 में, 57। ठीक है, 57 में हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? इस जो पीडीएफ है ना, इसमें पूरी प्रस्तावना आ गई आपकी, और पूरे क्वेश्चन भी, लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, आप देखते रहिए, बने रहिए। इसमें पूछा गया कि भाई क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, मतलब प्रस्तावना को क्या माननीय न्यायालय अप्लाई करवा सकता है, उसको लागू करवा सकता है? क्योंकि प्रस्तावना में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट लागू नहीं करती है। तो क्या हम अगर न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में कंप्लेन करते हैं, तो क्या वो उसको लागू करवा सकते हैं? इसका मतलब प्रवर्तनीय का मतलब यही होता है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, इसका मतलब यही होता है। मतलब क्या इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है?
बताइए क्या इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? अब उन्होंने कहा कि भाई, तब न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, हम इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। ये उनके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर के जाकर के रीट डाल दे, क्यों गवर्नमेंट आपने ये क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। प्रस्तावना को लेकर ये परिवर्तनीय नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रस्तावना परिवर्तनीय है क्या? नहीं है। कितने सारे क्वेश्चन आपको यहीं से याद हो गए। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। हम भारत के लोग, जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का व्याख्या आपके सामने की गई, सारे शब्द आपको बताए गए, उनका मतलब बताया गया। हम भारत के लोग से स्टार्ट होते हैं। उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका का मतलब क्या है? जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए तो उसको उसका ही संशोधित रूप प्रस्तावना है। उद्देशिका का मतलब समझ में आया, प्रस्तावना मतलब समझ में आया, प्रस्तावना से क्वेश्चन समझ में आए। अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए। परिवर्तनीय है प्रस्तावना? नहीं है। ठीक है, कौन कौन? देखिए, बेरूबरी संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन फिर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में उन्होंने कहा कि परिवर्तित मतलब संशोधित हो सकती है। और जब संशोधित हो सकती है तो फिर इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए। और 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ नोट हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम के हैं। क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है कि संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया था। उद्देशिका जो है ना हमारी, या फिर प्रस्तावना, उसका जो विचार था वो अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका के संविधान हमारे संविधान से पहले बन गया था। उनके संविधान में प्रस्तावना थी, तो वहां से इसका विचार लिया गया कि भाई हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, जो हमारे पूरे संविधान को, उसके जो मोटो को डिनोट करे। ठीक है, तो वो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है कि संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। उद्देशिका की भाषा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, भाषा हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं चल रही है, उसकी जो मतलब उसकी जो शैली है, वो भाषा कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अब आप कहेंगे कि भाई जो हमारे अंबेडकर साहब है, उन्होंने भी संविधान की आत्मा कहा था। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। उन्होंने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। इन्होंने, ठाकुरदास भार्गव ने किसको कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट की प्रस्तावना में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जनता ही तय करती है सारी चीजें, सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है, जनता सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक दिखती है। प्रस्तावना बना ही इसलिए गई थी ताकि उसके जो संविधान है, उसके जो आदर्श है, वो उसमें दिखें, वो उसमें झलकें, लोगों को समझ में आए प्रस्तावना पढ़ते ही कि पूरे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, प्रस्तावना के शुरुआती शब्द अमेरिका से लिए गए हैं। जो शुरुआती शब्द है, हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना के शुरुआती शब्द जो है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इसका जो वो है विचार है, कहां से लिया गया था? ये अमेरिका से ही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। ये उद्देश्य प्रस्ताव यही है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने? जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया था। जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका किससे मतलब है? जवाहरलाल नेहरू से मतलब है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है। चाहे आप होमगार्ड का एग्जाम दें, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दें, बेहतर छोड़ देंगे आप प्रस्तावना के सारे क्वेश्चंस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए बताइए कि संविधान की जो कुछ छूट गया, बाई चांस 1% छूट भी गया, तो सारे आपके एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू बताइए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया?
कितनी बार किया गया? 2 बार, 3 बार, 1 बार या 1 बार भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 बार। कब किया गया? अभी तो मैंने बताया था 42वें संशोधन में। कब किया गया था? 42वें संशोधन में। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1900 4 2 6 1976 याद हुआ? 4 और 2 6 यानी कि 42 संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे और एक ही बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? बताइए किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, ठाकुरदास भार्गव ने, बी.एन. राव ने। अभी तो मैंने बताया था, अभी तो बताया था कि ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इतना डिटेल में, इतना अच्छे से समझा करके पढ़ा रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चन याद चुटकियों में हो रहे हैं। मैं जानता हूं आपने क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, वो सभी का आंसर भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संशोधित संस्करण, मतलब किसका संशोधित संस्करण है? नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, इनमें से कोई नहीं। अभी तो मैंने बताया था, अभी तो बताया था ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो है उद्देश्य प्रस्ताव का। इसीलिए तो उसको उद्देशिका भी बोला जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है उद्देशिका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, या फिर संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या फिर संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं अभी 1-2 मिनट पहले, और आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपके क्वेश्चन याद हो गए होंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूं। और प्रस्तावना में इससे अलग क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। जितने चीजें पढ़ा दी ना वो इनफ हैं प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? मैंने जब प्रस्तावना पढ़ा कितने अच्छे से बताया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। बताया कितने प्रकार की है? बताइए। 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार के, 4 प्रकार की? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका जो सही आंसर है ना वो है 5 प्रकार के, यानी कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वेरी गुड। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उद्देशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था? बताइए कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। मैंने बताया था और अच्छे से बताया था, अच्छे से समझाया था कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। बताइए कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 1 प्रकार की, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 या फिर 4 प्रकार की? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था 3 प्रकार, स्वतंत्रता की व्यवस्था 5 प्रकार। ऐसा मत करिए कि बस पोज किया और पढ़ना शुरू कर दिया और आंसर लगा के चल दिया। इसको पढ़ी, इसको समझिए। जो मैं बीच बीच में बताता हूँ ना, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, याद रखने में आसानी होती है उससे। तो पोज करके मत, पूरी वीडियो को आराम से देखिए, पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? मतदान का अधिकार कौन प्रदान करता है? अगर हमारे संविधान में संप्रभु का क्या मतलब है? मैंने बताया था संप्रभु का मतलब क्या है कि हम अपने आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले खुद लेते हैं, हमें किसी के ऊपर पलने की जरूरत नहीं है। जैसे सनी देओल का डायलॉग है ना, कातिया ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से भारत ने भी कहा कि अब हम किसी के अधीन नहीं है, किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेते हैं। तो संप्रभु का मतलब ये हो गया। समाजवादी का मतलब क्या हो गया? आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष का पता है। इसका जो सही आंसर है वो है गणतंत्र। अगर हमारे संविधान के प्रस्ताव में गणतंत्र नहीं होता ना तो फिर वोट डालने का अधिकार नहीं, यानी कि वोट डालने का अधिकार को प्रदान करता है वो गणतंत्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, यह लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। मैंने क्या बताया था, परिवर्तनीय है कि नहीं है?
परिवर्तनीय है कि नहीं है, बताइए। परिवर्तनीय नहीं है यानी कि ये लागू नहीं किया जा सकता भाई, ये लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। तो इस तरीके से पूरी प्रस्तावना खत्म हो गई, एमसीक्यू भी खत्म हो गए। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी क्लास रही होगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया इसमें। और आप चाहे यूपी होमगार्ड की तैयारी करें चाहे यूपी कांस्टेबल की, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। और होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, याद रखिएगा। होमगार्ड का पेपर भी इस बार ठीक ठाक आएगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हलवा पेपर आएगा, नहीं, अच्छा पेपर आएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड खुद इस बार एग्जाम करा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिएगा, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है आगे आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।